हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 में हम परमाणु संरचना वाले अध्याय में कक्षकों के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हम एस और पी कक्षकों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। तो इसके बाद आज हमारा अगला इसका टॉपिक है डी कक्षक। तो आज का टॉपिक है हमारा डी कक्षक। देखिए, डी कक्षकों के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या L का मान होता है 2। डी कक्षकों के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या L का मान 2 होता है। इसका अर्थ हुआ m के मान होंगे -2, -1, 0, +1 और +2। m के मान -L से +L तक होते हैं और m के मानों की टोटल संख्या हो गई 5। तो 5 संख्या का अर्थ हुआ कि आपका जो डी उपकोष होता है वह डी उपकोष 5 प्रकार के डी कक्षकों से मिलकर बना होता है। डी कक्षक जो है आपके डी के लिए L बराबर 2 होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 2 होता है और इसमें m के मान होते हैं -L से लेकर के +L तक, यानी -2 से लेकर के +2 तक। इसका अर्थ हुआ m के मानों की संख्या 5 है और जब m के मानों की संख्या 5 होगी इसका मतलब हुआ डी उपकोष 5 प्रकार के डी कक्षकों से मिलकर के बना होता है। अब बेटा देखिए इसको, ये 5 डी कक्षक होते कौन कौन से? ये 5 डी कक्षक होते हैं dxy, dyz, dxz या zx, dx2y2 और dz2। ये 5 प्रकार के डी कक्षक है, dxy, dyz, dzx या xz, dx2y2 और dz2। अब इनमें प्रथम 3 जो डी कक्षक आप देख रहे हैं जिनमें कोई स्क्वायर मौजूद नहीं है, ये पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 डी कक्षक हमने यहां पर लिखे हैं जिनमें कोई स्क्वायर मौजूद नहीं है, इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना इनकी अक्षों के मध्य होती है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना अक्षों के मध्य। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना अक्षों के मध्य होती है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना अक्षों पर होती है। यहां अक्षों के मध्य में और यहां अक्षों पर, यह अंतर होता है बेटा दोनों। अब इसको अगर हम चित्रों के रूप में देखें, चित्र के माध्यम से हम इसको व्यक्त करें तो देखिए, जैसे ये 3 अक्ष हो गई, x, y और z। तो जैसे हम dxy को व्यक्त करना चाहते हैं तो इसमें जो x और y अक्ष होगी, x और y अक्ष के मध्य में डंबल बनेगा। इन सभी की आकृति जो है डबल डंबलाकार होती है। आकृतियां डबल डंबलाकार होती है। 2 डंबल होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत दिशाओं में पाए जाते हैं। तो अब इसमें जैसे हमने बोला dxy, तो dxy में जो डंबल होगा वो x अक्ष और y अक्ष के मध्य में होगा। आप इसको इस प्रकार समझें, एक तल है, इसको हमने मान लिया x अक्ष, इसको हमने मान लिया y अक्ष। एक को हमने माना x, एक को हमने माना y। तो जो डंबल की स्थिति होगी तो x और y के मध्य डंबल होगा। एक डंबल ये हो गया और दूसरा डंबल जो होता है पहले वाले डंबल के लंबवत स्थिति में, यानी दोनों ही डंबल जो होंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बिल्कुल मध्य में स्थित होंगे
और जेड अक्ष जो होगी वो आपकी इस प्रकार की अवस्था में होगी। जेड अक्ष जो होगी वो इस स्थिति में अपने को दिखाई पड़ेगी। तो एक डंबल ये हो गया और ये दूसरा डंबल हो गया। तो डी एक्स वाई। फिर बेटा दूसरी स्थिति देखें, दूसरा है आपका वाई जेड, एक्स वाई जेड, यानी जो डंबल बनेगा वाई अक्ष और जेड अक्ष के मध्य में बनेगा। वाई और जेड के मध्य में, और ये दोनों डंबल एक दूसरे के लंबवत स्थिति में होंगे। डी वाई जेड। फिर बेटा तीसरी स्थिति आती है डी एक्स जेड या डी जेड एक्स। अब इसमें एक्स अक्ष और जेड अक्ष के मध्य में डंबल होगा। देखिए एक्स और जेड अक्ष के मध्य वाला जो डंबल होगा, हमें ऐसा लगेगा कि ये डंबल जो है वाई अक्ष के ऊपर है। चित्र में हमें कुछ ऐसा महसूस होगा कि डंबल वाई अक्ष के ऊपर है, लेकिन वास्तव में वाई अक्ष के ऊपर डंबल बिल्कुल भी नहीं होगा। वाई अक्ष जो होगी एक्स और जेड अक्षों के लंबवत होगी। तीनों अक्ष जो होती है एक्स वाई और जेड अक्ष, तीनों अक्ष आपस में एक दूसरे के लंबवत स्थिति में होती है। तो वाई की जो वास्तविक स्थिति होगी एक्स और जेड दोनों से लंबवत इस दिशा में होगी, लेकिन हमें थोड़ा चित्र में ऐसा महसूस हो रहा है कि जो डंबल बना हुआ है वाई के ऊपर बना हुआ है, जबकि वास्तव में डंबल वाई के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये हो जाएगा आपका एक्स जेड या जेड एक्स। तो प्रथम तीन जो मैंने डी कक्षक आपको बताए, प्रथम तीन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना इनकी अक्षों के मध्य में होती है। बाकी के जो दो डी कक्षक है, बाकी के दो डी कक्षक कौन कौन से? एक तो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें डंबल जो होगा वो अक्ष के ऊपर, जहां पर अक्ष के साथ स्क्वायर लगा हुआ है वहां पर डंबल हम अक्ष के ऊपर प्रदर्शित करते हैं। तो यहां हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बेटा अगला आता है इसका डी जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड। देखिए डी जेड स्क्वायर में एक डंबल तो आपका जेड अक्ष पर होगा, एक डंबल तो जेड अक्ष पर हो गया। अब देखिए बाकी का जो दूसरा डंबल होगा वो एक्स वाई तल में स्थित होगा। इसको हम यूं समझें कि ये हमारा पेपर जो है एक एक्स वाई तल है और ये जेड अक्ष है। पेपर एक्स वाई तल है और ये जो है जेड अक्ष है। तो एक डंबल तो हो गया आपका जेड अक्ष के ऊपर। अब दूसरा डंबल जो है वो दूसरे मार्कर से मैंने व्यक्त किया है। दूसरा डंबल एक इस स्थिति में हो सकता है, इस स्थिति में भी हो सकता है। हर एक स्थिति में चारों तरफ लंबवत ही रहेगा,
किसी भी डायरेक्शन से आप देखेंगे चारों तरफ वो क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। तो इसके कारण से दूसरे डंबल को डंबल के रूप में प्रदर्शित ना करके, यानी जो दूसरा डंबल होता है उसके मिलने की संभावना इस जेड अक्ष के चारों तरफ एक समान रूप से होती है। जो दूसरा लंबवत डंबल होना चाहिए था, उस दूसरे लंबवत डंबल के मिलने की संभावना एक्स वाई तल पर चारों तरफ समान होती है। तो उसको हम जो एक रिंग के माध्यम से यहां पर प्रदर्शित करते हैं। ये रिंग दिखाई जाती है दूसरे डंबल की जगह पर, और इस तरह से यहां पर जो है आपका ये डी जेड स्क्वायर कक्षक होता है। तो डी कक्षक आपके तीसरे कोश से प्रारंभ होते हैं। इनका प्रारंभ जो है तीसरे कोश से प्रारंभ होता है। आकृति डबल डंबलाकार होती है। इनके लिए एल का मान 2 होता है। एल का मान 2 होने का अर्थ हुआ एम के मानों की संख्या 5 होगी। एम के 5 मानों का अर्थ हुआ कि आपका जो डी कोश होगा वो 5 डी कक्षकों से मिलकर के बना होता है। अब इसके 5 डी कक्षक में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड या जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। प्रथम 3 जिनमें कोई स्क्वायर मौजूद नहीं है, उनमें इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अक्षों के मध्य में अधिकतम होती है। जो दी गई अक्षे हैं, इन दी गई अक्षों के मध्य इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम होती है। इसके कारण से इनके डंबलों को अक्षों के मध्य में दर्शाया जाता है। जैसे dxy का मतलब डंबल x और y अक्ष के मध्य में स्थित होगा। yz का मतलब डंबल y और z अक्ष के मध्य में स्थित होगा। और जो दूसरा डंबल होगा वो पहले वाले डंबल के लंबवत स्थिति में पाया जाएगा। फिर बचे हुए दो में डंबल जो होगा वो हमेशा अक्ष के ऊपर होता है। जैसे एक x अक्ष के ऊपर आएगा, एक y के ऊपर आएगा। dz स्क्वायर में डंबल z अक्ष के ऊपर आता है, और जो दूसरा डंबल होगा वो एक्स वाई तल में स्थित होता है। दूसरा डंबल एक्स वाई तल में स्थित होता है और चारों तरफ जेड अक्ष के चारों तरफ हो सकता है। तो चारों तरफ सब होने की संभावना एक समान है। इसके कारण से हम उसको जो है एक रिंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये थे आपके बेटा डी कक्षक। अब डी कक्षकों में एक तो होती है नोडीय पृष्ठ, नोडीय पृष्ठ या त्रिज्यीय नोड। इनकी संख्या होती है n-2। नोडीय पृष्ठों की संख्या होती है n-2 और नोडीय तलों की संख्या होती है इनके लिए 2। नोडीय तल का किसी कक्षक के लिए ऐसा तल जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य होती है। तो इसके लिए नोडीय तलों की संख्या होगी 2। अब बेटा देखिए 2 नोडीय तल कौन से होंगे। नोडीय तल को निकालने का इसमें एक तरीका होता है, अलग तरीका है थोड़ा। जैसे x और y के अलावा जो तीसरी अक्ष है वो है z अक्ष। तो एक तल तो बनेगा आपका x और z, एक तल होगा x z, और दूसरा तल बनेगा आपका y z। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो x z तल पर नहीं पाया जाएगा और y z तल पर नहीं पाया जाएगा। अब जैसे ये y z है तो y z में बची हुई अक्ष हो गई x, यानी x अक्ष पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होगा। तो एक तो हो जाएगा एक्स वाई नोडीय तल और एक हो जाएगा इसका एक्स जेड नोडीय तल। इसमें बची हुई अक्ष हो गई y, तो बची हुई अक्ष y है, तो एक तो होगा इसका नोडीय तल एक्स वाई और दूसरा नोडीय तल होगा इसका वाई जेड। तो इस तरह से इनमें दो दो नोडीय तल होते हैं, लेकिन इसमें नोडीय तलों की संख्या शून्य होती है। शून्य क्यों होती है? एक्स अक्ष के ऊपर डंबल है, वाई अक्ष के ऊपर डंबल है, खाली बची जेड अक्ष। और तल का अर्थ होता है एक तल को बनाने के लिए, तल के प्रदर्शन के लिए दो अक्षों की आवश्यकता होती है। किसी भी तल को व्यक्त करना है, जैसे पेपर है, एक तल है, इसको तल को व्यक्त करने के लिए हमें दो अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो हो गई आपकी एक्स अक्ष
और एक हो गई वाई अक्ष, या एक वाई हो गई दूसरी जेड हो गई। तो कम से कम 2 अक्षों की आवश्यकता होती है। अकेली अक्ष से तल का प्रदर्शन संभव नहीं है, इसके कारण नोडी तल की संख्या 0। इसमें डंबल आपका जेड अक्ष पर और जो लंबवत वाला डंबल होगा वो एक्स वाई तल पर चारों तरफ होगा। तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं शेष रहेगा जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाए। तो इसमें स्क्वायर वाले जो आपके डी कक्षक होते हैं उनमें नोडी तल 0 होते हैं, और विदाउट स्क्वायर वाले जो डी कक्षक होते हैं उनमें नोडी तलों की संख्या जो होती है वो 2-2 पाई जाती है। तो इस तरह से भाई आपके डी कक्षक जो थे वो कंप्लीट हुए। अब बेटा इसके बाद जो है आपका अगला इसका टॉपिक आता है ऑफबॉस सिद्धांत। नया टॉपिक है इसका। देखिए नया टॉपिक है ऑफबॉ सिद्धांत। बेटा ये ऑफबॉ सिद्धांत जो है, ऑफबॉ शब्द जो है एक जर्मन शब्द है। इसमें शब्द जो हमने लिखा है ऑफबॉ, ये आया है जर्मन भाषा से, और इसका अर्थ होता है निर्माण करना। ऑफबॉ जो है एक जर्मन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के निर्माण के लिए हम ऑफबॉ सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्माण के लिए ऑफबॉ सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ऑफबॉ सिद्धांत ये कहता है, आपका ऑफबॉ सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरा जाता है। जब कम ऊर्जा वाले कक्षक भर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपका अगले अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है। ऑफबॉ सिद्धांत में मुख्य बात क्या बताई गई है? यह सिद्धांत मूलतः आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्माण से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब आपके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की क्या व्यवस्था होती है, इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में कौन से उपकोश में होते हैं, ये जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था का निर्धारण आपका ऑफबॉ सिद्धांत करता है। पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाता है जिसकी ऊर्जा का मान कम है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों में जाता है जिनकी ऊर्जा का मान अधिक होता है। इस सिद्धांत के अंदर जो है 3 नियम आते हैं। पहला नियम आता है N+L नियम। दूसरा नियम आता है हुंड का नियम, और तीसरा नियम आता है पाउली अपवर्जन नियम। ये 3 नियम जो है आपके ऑफबॉ सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो बेटा अभी N+L नियम क्या है, हम यहां पर एक एक करके जो है इन नियमों का यहां पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो N+L का नियम, N+L का नियम कक्षकों के ऊर्जा क्रम के निर्धारण का नियम है। किस कक्षक की ऊर्जा का मान कम होगा, किसकी ऊर्जा का मान अधिक होगा, यह निर्धारण हम N+L के नियम की सहायता से करते हैं। N+L का जो नियम है ये कक्षकों के ऊर्जा क्रम के निर्धारण का नियम है कि इलेक्ट्रॉन, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले में जाता है। तो हमें इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए पता होना चाहिए कि किस कक्षक की ऊर्जा का मान कम है और किस कक्षक की ऊर्जा का मान अधिक है। तो N+L का नियम
कक्षकों के ऊर्जा क्रम के निर्धारण का नियम होता है। फिर दूसरा नियम आपका हुंड का नियम। हुंड का नियम जो है उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या करता है। उपकोष के जो कक्षक हैं उन सभी की ऊर्जा एक समान होती है, तो समान ऊर्जा वाले उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार होगा उसकी व्याख्या आपका हुंड का नियम करता है। पाउली का नियम इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से संबंधित होता है कि एक कक्षक में आने वाले दो इलेक्ट्रॉन, हम इस बात को पहले स्पष्ट कर चुके हैं क्वांटम संख्या वाले टॉपिक में कि एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है वो परस्पर विपरीत होता है। उस बात की व्याख्या को और अधिक स्पष्ट रूप से करने का कार्य पाउली अपवर्जन नियम की सहायता से किया जाता है। तो हम एक एक करके नियमों का अध्ययन जो है अगले वाले टॉपिक में, अगले वाले वीडियो में करेंगे।